भारत के मुसलमान का क्या लेना देना है? सर लेना देना नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कितने जुलूस निकल रहे हैं। आई स्टैंड विद हमास की पट्टियां बांध करके लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, यंग लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। सर, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि आतंकवादियों का समर्थन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, ऐसा कानून बनना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये रुकेगा नहीं। इतना तो साफ है ना कि जितने नेता भी बोल रहे हैं कि वी स्टैंड विद फिलिस्तीन, या जो भारत सरकार के रुख को कोस रहे हैं कि आपने इजराइल की हिमायत कैसे कर दी, इनको फिलिस्तीन के लिए फिलिस्तीनियों से कोई लेना देना नहीं है, कोई दर्द नहीं उठ रहा है इनके दिल में फिलिस्तीन या गाजा के लिए। इनको हिंदुस्तान के मुसलमान का वोट दिख रहा है। बिल्कुल, फिलिस्तीन की चिंता नहीं है, फिलिस्तीन के आम नागरिक की चिंता नहीं है, और दुनिया में कहीं भी जो कुछ हो रहा है उसमें हमारा वोट कैसे आए, सिर्फ इसकी चिंता है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बोला कि इतना तो इजराइल को क्रिटिसाइज हमास भी नहीं कर रहा है जितना भारत के नेता कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें जरा सा भी हेमंत बिस्वा शर्मा कोई ओवर द बोर्ड नहीं गए हैं। वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब ये जरूर सुनने में अटपटा लगता है कि सुप्रिया सुले को गाजा भेज देंगे। शायद इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, हम लोग जो राजनीतिक शब्दों में कहें या भारत में जो परंपरा रही है। लेकिन जो प्रदीप जी ने कहा उसको मैं थोड़ा सा और संदर्भ के साथ जोड़ देता हूं। आप जब मुख्यमंत्री रहते हुए भागकर दूरदर्शन के स्टूडियो जाते हैं और 12 की जगह 13वां नाम मस्जिद बंदर का जोड़ते हैं, क्योंकि 12 इलाके वो थे जो हिंदू डोमिनेटेड इलाके थे, दाऊद के लोगों ने बम धमाके किए, लोगों की हत्या की, 300 के आसपास लोगों की जान चली गई, हजारों लोग उसमें घायल हुए, और उसमें एक आप क्यों जोड़ते हैं? और सिर्फ जोड़ते नहीं है, वो बयान लोगों को सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के जो उग्रवादी संगठन है, जिसमें हिंदू उग्रवादी संगठन जोड़ा उन्होंने, वो लिट्टे की तरफ इशारा कर रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी जांच को भी वो भटका रहे थे। ये इस देश का वो फ्रॉड सेकुलरिज्म है जिसको बार बार मैं कहता हूं, सेकुलर शब्द में कोई बुराई नहीं। आप सेकुलर मतलब अगर ये समझ रहे हैं कि हर मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म का सम्मान है, तो इससे खूबसूरत क्या होगा। लेकिन जब आप इस तरह का काम करते हैं, यानी आपको पता है कि ये दाऊद के लोगों ने धमाका कराया है, कौन से आतंकवादी थे, उसमें आप मुसलमानों को निशाना न लगे इसके लिए आप कोई और जरिया खोजने लगते हैं। वही काम शरद पवार अभी भी कर रहे हैं। उनका जो बोलने का तरीका है, और दुर्भाग्य देखिए वो देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री तो रहे ही हैं महाराष्ट्र के, देश के रक्षा मंत्री रहे। और हम इसको इस तरह से भी सोचें कि 70 सालों में देश की ढेर सारी समस्याएं जो हिंदू मुसलमान की बनी रही, उसके पीछे कौन से नेता जिम्मेदार रहे होंगे, या अभी कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो हमास और इजराइल के झगड़े में दिख जा रहा है। देखिए शरद पवार ने कहा क्या, शरद पवार ने सीधे सीधे यह कहा कि भारत की सरकार इजराइल के साथ जाकर के खड़ी हो गई है। अब इसको जरा आप हिंदुस्तान की जो जनता है उसके नजरिए से देखिए। हिंदुस्तान के मुसलमान गाजा के साथ रिलेट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और जो कहता है कि ऐसा नहीं है वो गलत कह रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह लगता है कि गाजा में इजराइल मुसलमानों को मार रहा है, वहां मासूम बच्चों का, महिलाओं का, बेगुनाहों का कत्ल कर रहा है बम बरसा कर। ये आज से नहीं है, पहले से। और इस बार चूंकि तस्वीरें आ रही हैं और आज तो हम इंटरनेट एज में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा जो है प्रोपेगेंडा आगे बढ़ता है। अब फिर ये खबर आ गई कि 500 लोग कत्ल कर दिए गए जब एक अस्पताल के ऊपर बम बरसा दिया गया। हालांकि वो खबर गलत साबित हुई, पता लगा वो तो खुद हमास और इस्लामिक जिहाद ने गाजा में रहते हुए अपनी रॉकेट से गिराया था। उस पर आगे बात होगी। लेकिन शरद पवार ये कहना चाहते हैं देश से या देश के मुसलमानों से कि आपकी सरकार, भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ी है जो मुसलमानों का कत्ल कर रही है गाजा में। प्लेन एंड सिंपल ये मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हमास के साथ खड़े हैं। देखिए उन्होंने क्लियरली उन्होंने हमास का नाम तो नहीं लिया, नाम नहीं लिया, लेकिन हमास के आतंकी हमले को उन्होंने जिक्र नहीं किया। आप शरद पवार की ही बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, रेजोल्यूशन पास होता है, उसमें हमास का नाम तक नहीं लिया जाता। एग्जैक्टली। तो ये जो लोग जानबूझ के हमास का नाम छोड़ रहे हैं, केवल गाजा की बात कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं हमास के आतंकी हमले को या तो समर्थन दे रहे नहीं चाहते या उसमें पढ़ना नहीं चाहते। सौरभ जी, एक बात जो सवाल ठीक से पूछा जाना चाहिए, क्या कोई देश अपनी रक्षा में किसी दूसरे देश पर या किसी दूसरे आतंकवादी संगठन पर हमला कहे तो उसे आतंकवादी कहा जा सकता है? अगर ये कहा जाएगा तो दुनिया के अलग अलग पैमानों पर भारत की भी आलोचना हो जाएगी, सबकी हो जाएगी। और यही वो लोग थे ना जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग रहे थे, असली खेल। तो इसका मतलब आतंकवाद के साथ खड़े होने का ये नया तरीका है। सीधा है ना, भारत के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को 2 बयान चुनने थे। एक बयान ये कह रहा था कि मुस्लिम संगठन, आतंकवादी संगठन हमास, उसने 1500 लोगों को कत्ल कर दिया, ये छोड़ दिया उन्होंने।
उन्होंने दूसरा पकड़ा कि इजराइल गाजा में मुसलमानों को मार रहा है और गाजा के साथ भारत की सरकार नहीं खड़ी है। विजय जी, देखिए, इसमें एक बात तो साफ है कि जो आपने शुरू में कहा कि इनमें से किसी नेता की चिंता हमास में या फिलिस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं उनके साथ है। उनकी चिंता वहाँ से उस चिंता को यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों से जोड़ने की है, क्योंकि उनका कनेक्ट होता है हिंदुस्तान का मुसलमान जो है ना, वो उनको वोट दे, और वो वोट तब दे कि जब उनको ये जाहिर हो कि वो उनकी चिंता मुसलमानों की, दुनिया भर के मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। वो आतंकवादी घटना है कि नहीं है, इस पर इशू ही नहीं है, इसको लगातार वो चिंता कर रहे हैं। शरद पवार साहब का जो अभी का बयान आया, जैसे अभी जिक्र किया गया पिछले दंगों का, वो तो है ही, लेकिन अभी वो खड़े हुए थे, उनके साथ एक और बड़े नेता एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड जो हैं भिवंडी से विधायक हैं। भिवंडी जो है सबसे बड़ा माइनॉरिटी डोमिनेट असेंबली सेगमेंट है, तो वो उस वोट बैंक को वहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं। हम अभी तक हमास में अटके हुए हैं, आप चिंता कर रहे हैं हमास की, उनको हमास दिख ही नहीं रहा, भिवंडी दिख रहा है। तो भिवंडी और हमास को जब तक आप अलग अलग नहीं करेंगे तब तक ये पूरी पॉलिटिक्स नहीं समझ में आएगी। लेकिन जैसे हमारे मुद्दा भिवंडी है, मुद्दा भिवंडी है, आप बहाना, अब आप भी अपना प्रोग्राम हमास पे हम चला रहे हैं, वो हमास की चिंता शरद पवार साहब भी बोलते बोलते भूल जाएंगे कि हमास की तो वो चिंता ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो मसला वो है भिवंडी का। लेकिन मैं एक चीज़ और जोड़ दूं, जो हमारे प्रिय मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, उनको मुझे लगता है कि भारत सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ डिपोर्ट दे देना चाहिए। वो हर दिन एक आदमी को डिपोर्ट करना चाहते हैं, किसी को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, किसी को हमास भेजना चाहते हैं, किसी को इजराइल भेजना चाहते हैं। उनको भी अपना काम करना चाहिए, और बयान देना है तो बयान को थोड़ा संतुलित तरीके से देना चाहिए। चलिए ठीक, मैं आपको दो और अपोजिशन लीडर्स के बयान देखिए अब सुनाता हूं। पहले क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं शरद पवार की, अब उनके साथी शिवसेना वाले जो हैं, उद्धव गुट वाले, संजय राउत, उनकी बात आप पहले सुनिए, और फिर आरजेडी के मनोज झा, वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कुछ उस तरीके से, वो फलसफा समझाते हैं, उस तरीके से अपनी बात कही है। संजय राउत जो है सीधी सीधी चोट करते हैं। विद्वान तो मनोज जी हैं, क्योंकि लालू जी ने भी कहा कि मनोज जी विद्वान हैं। तो फिर लालू जी ने भी कहा। सर्टिफिकेट में तो संजय राउत साहब अभी नए संजय राउत जी सचिव की बात आप पहले सुनिए। संजय राउत ने हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर रिएक्ट किया। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे थे भाई इतनी चिंता हमास को नहीं है फिलिस्तीनियों की जितनी यहाँ के नेताओं को हो रही है, तो संजय राउत बोले हेमंत बिस्वा शर्मा पगला गए, डायरेक्ट पगला गए हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये भारत की सरकार इजराइल के साथ जाकर के इसलिए खड़ी हो गई है क्योंकि इजराइल इनको टेक्नोलॉजी देता है ईवीएम में गड़बड़ करने की, फोन में घुसकर जासूसी करने की, पिगेसस देने की, इसीलिए भारत सरकार इजराइल का पक्ष ले रही है, फिलिस्तीन का पक्ष नहीं ले रही। सुनिए। विश्व में क्या चल रहा है उनसे लोग वाकिफ नहीं है। ये जो है तुम्हारे असम के मुख्यमंत्री, ये तो एक जमाना में कांग्रेस के सिपाही सलाहकार रहे हैं बड़े। देवेंद्र जी, भाई देवेंद्र जी, किसको हमास में भेजना है और किसको अलकायदा में भेजना आप तय नहीं करेंगे। पहले देश को बचाइए। आप इजराइल के साथ इसलिए है कि आपको ईवीएम मशीन टेम्पर करने का टेक्नोलॉजी आपको इजराइल से मिला है, पेगासस आपको इजराइल से मिला है, और ऐसी बहुत सी बातें आपको इजराइल से मिली हैं, इसलिए आप ये कर रहे हैं। वो असम के मुख्यमंत्री तो पगला गए हैं, उनके ऊपर बात करना भी अब लगता है कि ये अच्छा नहीं है। कुछ भी बकते हैं, कुछ भी बोलते हैं। देश को समझ लीजिए और इतिहास को समझ लीजिए। एक जमाने में अपने कांग्रेस का नमक खाया है, ये भूलो मत। अमन हिमांटो जी जो कहना है कि सुप्रिया, ये भाषा है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे डोमेस्टिक रोटी सेकना चाह रहे हो। छी, शर्म आनी चाहिए। एक बार रिविजिट करिए फिलिस्तीन को लेकर के देश का क्या नजरिया रहा है। अब रोटी कौन सेक रहा है, यही तो हम लोग आज बात कर रहे हैं, यही तो समझना चाह रहे हैं। किसको मिल गया है मौका वोट ढूंढने का। पहले जरा संजय राउत के बयान पर बात करते हैं कि इजराइल ने तकनीक दे रखी है भारत सरकार को ईवीएम में गड़बड़ करने की, इसलिए भारत सरकार। मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता, वो जो हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए बोल रहे थे, दरअसल उन पे ज़्यादा फिट बैठता है। कुछ भी बिना सोचे हुए, बिना किसी तर्क के, बिना किसी तथ्य के कुछ भी अगर बुलवाना हो तो उसके लिए जो है संजय राउत है। वो किसी पर कोई भी आरोप लगा सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, और उनको लगता है कि उनसे बड़ा विद्वान तो इस धरती पर है ही नहीं कोई। सब कुछ जानते हैं, हर चीज़ के बारे में जानते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानते हैं। अब वो
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहे हैं, तो वो केवल सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार जो है रिट पिटिशंस रिजेक्ट कर दी कि ईवीएम हैकिंग हो सकती है या टेम्परिंग हो सकती है, उसकी जांच कराई जाए। तो आप सवाल यह है कि किसको मानते हैं आप सरकार को नहीं मानते, चलिए आपके विरोधी हैं, मान लेते हैं। आप हाई कोर्ट को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आप इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, किसी संस्था पर तो विश्वास करना होगा या फिर सब कुछ आप पर सौंप दिया जाए। तो इस तरह का बयान। दूसरा, ये हेमंत विश्व शर्मा का बयान आया क्यों? अगर शरद पवार का बयान ना आता तो हेमंत विश्व शर्मा को बोलने की जरूरत क्या पड़ती? ठीक। तो राजनीतिक रोटी तो शरद पवार सेक रहे हैं। ठीक है। जो बात उन्होंने कही है उस भाई, यहां फिलिस्तीन तो मुद्दा ही नहीं है। जिस मुद्दे पर भारत इजराइल के साथ है वो है हमास का आक्रमण। बिल्कुल ठीक। तो उस पर आप नहीं बोलिए, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप क्या कहेंगे भाव और मनोज झा के बयान पे? मुझे लगता है कि जब मनोज जी बोल रहे थे तो बोलते हैं तो अपने आप बड़ा मानवीय संवेदना टाइप दिखने लगती है। अच्छा, अपने आसपास परिदृश्य भी बनाए लगते हैं कि बड़ा समाजवादी टाइप दिखे। लेकिन जरा सोचिए, जब वो कह रहे थे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, तो कम से कम इसके आधार पर तो कुछ बोलते। उन्होंने मानवीय संवेदना का एक शब्द नहीं बोला। वो जो कह रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा पर टिप्पणी, उस टिप्पणी का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से कोई लेना देना नहीं, वो राजनीतिक सवाल जवाब है। लेकिन जो आतंकवादियों ने इजराइल के लोगों के साथ किया उस पर बोलना चाहिए था। वो है मानवीय संवेदना की जरूरत। उसके बाद आप बोलते हैं कि इजराइल की बमबारी में भी कुछ लोग जो फिलिस्तीन के मारे जा रहे हैं वो भी मानवीय संवेदना का विषय है। राजनीति मनोज झा और संजय राउत जैसे लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात इनको ध्यान रखना चाहिए, बार बार ये लोग कहते हैं कि रिविजिट करें, इंडिया क्या सोच रहा है। ये इंडिया अपने आप सोच रहा है, भारत अपने आप सोच रहा है, इसको कोई नेता नहीं सोचवा सकता है। वो कोशिश 75 सालों से होकर रह गई, लेकिन आज लोगों को दिख रहा है। और आप देखिए, स्वतः ही स्फूर्त लोग इजराइल के साथ मानवीय संवेदना के आधार पर खड़े हैं। बहुत शॉर्ट कमेंट। डोमेस्टिक रोटी से की जा रही है। संजय राउत साहब अभी नए नए सेक्युलर बने हैं तो ज्यादा प्याज खाने पड़ते हैं। ये आप समझते होंगे कि पॉलिटिक्स में इस तरह की बात वो करते रहते हैं। संजय राउत जी के लिए बड़ी परेशानी है कि वो मन से कहीं और हैं, पॉलिटिक्स में कहीं पर और है, तो दुविधा में रहते हैं। और मनोज झा जी ने जो बात की ना बहुत अच्छी थी कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उसी को ध्यान में रखकर यदि वो पूरी बात करती, क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है ही वहाँ पर गाजा में, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो चाहे हमास की तरफ से हो। लेकिन वो हमास ने शुरुआत की, उस पर भी वो चर्चा करते और उस बात पर बात करते पॉलिटिक्स की बजाय, तो बेहतर होता। चलिए, नेता है ये, इसीलिए ये पिक एंड चूज करते हैं। ये अपनी अपनी देखते हैं कि हमारी रोटी किस तरफ से ज्यादा सिकी हुई है, केवल वही आपको दिखाएंगे, उसी की बात करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि रोटी सेकी जा रही है। यकीनन भारत में इस युद्ध के बहाने रोटी सेकी जा रही है, वोट कमाने